हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक में कि हम पढ़ रहे थे निषेचन के बारे में कि निषेचन से पहले पढ़ी थी हमने निषेचन के पूर्व जो क्रियाएं होती हैं उसमें हमने पढ़ा था कि मादा युग्मक जनन कैसे होता है, नर युग्मक जनन कैसे होता है और मैथुन क्रिया किस तरीके से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा निषेचन कि निषेचन हमारा क्या होता है और निषेचन के महत्व के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं कि निषेचन की जो पश्च घटनाएं होती है यानी कि इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या होते हैं। तो निषेचन के बारे में पता ही होता है कि क्या होता है कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में वो संयोग करते हैं उसके बाद जाइगोट बनता है जिसको निषेचन कहा जाता है, यानी कि फ्यूज़न करेंगे, फ्यूज़न को ही निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन के बाद क्या होता है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ये तो हमें पता ही है, हम पढ़ चुके थे कि निषेचन के पश्चात क्या होता है कि जो युग्मनज होते हैं हमारे गैमेट्स होते हैं उनमें फास्टली समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और इसी समय क्या होता है ये अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इसके निम्न चरण है। फर्स्ट आता है हमारा विदलन क्लीवेज, यानी क्लीवेज हमारा किस तरीके से होता है। तो जो निषेचन होता है, निषेचन की बात करी थी हमने कि जब हमारे जो शुक्राणु रिलीज होता है योनि में तो क्या होता है कि वो 1 से 40 करोड़ संख्याओं में होते हैं। तो उसमें से 1% शुक्राणु जो होता है वो वहाँ एक्टिव रह पाता है, बाकी क्या होते हैं, बाकी सब निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि एक शुक्राणु ही हमारा आगे जाके फ्यूज़न करेगा और बाकी सारे निष्क्रिय हो जाएंगे। और हमने बात करी थी कि जो हमारा शुक्राणु होता है वो 42 घंटे तक सक्रिय रहता है और जो हमारा अंडाणु होता है वो क्या करता है, वो 24 घंटे तक सक्रिय रहता है, यानी कि 24 घंटे के बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होता है कि उसके बाद जब वो उसका निषेचन हो जाएगा अंदर जाके योनि में, उसके बाद आती है उसकी पहली क्रिया विदलन। निषेचन के पास बाद होता है उसमें क्लीवेज। तो निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात क्या होता है कि जो युग्मनज होता है गैमेट्स होता है उसमें तीव्र समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कि वो फास्टली डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा और उसको बोलते हैं क्लीवेज। तो सबसे पहले विभाजन में हम क्या देखते हैं कि दो कोरक खंडों का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये हमारा अंडाशय है, यहाँ पे ये हमारी अंडवाहिनी है, द्वितीय अंडकोशिका। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निषेचन हुआ है, हमारा डायग्राम में हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे निषेचन हुआ है हमारा। निषेचन के बाद क्या हुआ कि ये निषेचन के बाद ये मादा प्राग केंद्र में चला गया। मादा प्राग केंद्र से ये फिर उसके बाद क्या हुआ, एक इसमें मादा प्राग केंद्र है, दूसरा हमारा नर प्राग केंद्र है, यानी कि जो हमारा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में दोनों एक साथ हैं, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। उसके बाद ये 2 से 4 हुए हैं, 4 से उसके बाद यहाँ पे युग्मनज हुआ है इनका, यानी कि 2 कोशिका सेपरेट हुई है। सेपरेट होने के बाद यहाँ पे 4 कोशिका अवस्था हो गई, फिर ये 8 कोशिका अवस्था हो गई। 8 कोशिका अवस्था के बाद यहाँ पे क्या हुआ, 16 कोशिका में चेंज हो गई। 16 कोशिका के बाद क्या हुआ कि ये कोकरपुटी ब्लास्टो लास्ट में आ गई। यहाँ पे आके ये पोषक, यहाँ पे आके ये इसको क्या करती है, यहाँ पे आके ये इसको हटाना स्टार्ट करती है, नष्ट होना शुरू कर देती है यहाँ पे आके, और क्या करती है पोषण को, पोषक तत्वों का निर्माण करती है, यानी कि जो पोषण होता है अपना पोषण लेती है। तो विदलन में हमने क्या देखा क्लीवेज में कि निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात क्या होता है कि युग्मनज में तीव्र समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और इसी को क्लीवेज बोलते हैं। सबसे पहले विभाजन के पश्चात क्या होता है कि 2 कोरक खंडों का हमारा निर्माण होता है, फिर उसके बाद 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 कोशिका अवस्थाओं का निर्माण हमारा हो जाता है। अब आती सेकंड स्टेज यानी कि तूतक का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मोर्यूला। कि मोर्यूला का यानी कि यहाँ पे ये जो तूतक है मोर्यूला का जो निर्माण होता है ये कैसे होता है, ये जो हमें दिख रहा है डायग्राम में ये है हमारा मोर्यूला। इसका निर्माण कैसे होता है, ये क्या होता है कि ये 16 कोरक खंडों की गोल और ठोस संरचना होती है। ये जो संरचना होती है ये 16 इसमें कोरक खंड होते हैं, गोल और ठोस संरचना होती है ये, और ये निषेचन के लगभग यानी कि जब फर्टिलाइजेशन के लगभग 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचता है, ये जो हमारा जो एग और हमारा एग और स्पर्म जो फ्यूज हो चुके होंगे उसके बाद उनकी कोशिकाएं बन चुकी होंगी। कोशिकाएं जो होती है वो 4 से 6 दिन बाद ये गर्भाशय में पहुंचती हैं। ये जो होता है मोर्यूला ही ये यहाँ से होते हुए ये गर्भाशय में पहुंचेगा हमारे। इसमें 2 प्रकार के कोशिकीय स्तर होते हैं, एक होता है हमारा बाह्य कोशिकीय स्तर, अपरा के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, यानी कि बाह्य कोशिकीय स्तर जो अपरा, यानी कि अपरा हमारा होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। दूसरा होता है हमारा भीतरीय कोशिकीय पिंड जो भ्रूण बीज का निर्माण करता है और इसी से भ्रूणों के विभिन्न स्तर का निर्माण होता है, यानी कि भ्रूणों की जितनी भी स्टेज होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, फोर्थ थर्ड ट्राइमेस्टर, वो स्टेजेस का इससे निर्माण होता है।
अब बात करते हैं कि इसमें जो अंडे का भीतरी भाग होता है उसको कोशिकीय पिंड एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, और जो पोषकोरक होते हैं ट्रोफोब्लास्ट वो प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे। अब थर्ड आता है हमारा कोरक पुटी का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट किस तरीके से होता है कि गर्भाशय में पहुंचकर जो हमारा भ्रूण होता है, गर्भाशय में पहुंचकर भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, वो गर्भाशय गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन मुक्त पोषक तरल पदार्थों का अवशोषण करने लगती हैं। यानी कि जो हमारी भ्रूण कोशिकाएं होती है वो गर्भाशय की गुहा में हमारा ग्लाइकोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, उससे पोषक तरल पदार्थों का अवशोषण करने लगती हैं। जैसे कि हम डायग्राम में ये देख रहे थे, यहाँ पे अभी हमने डायग्राम में देखा था कि ये जो है ये कोरक पुटी में ब्लास्टोसिस्ट, हमारी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यही है हमारा। ये क्या करती है, गर्भाशय की गुहा में पहुंच गई हैं और ये ग्लाइकोजन में यहीं पे अपने पोषक तत्वों का निर्माण कर रही हैं यहीं पे। इसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको कि पोषक तत्वों का निर्माण कर लेती है, अवशोषण करने लगती हैं एक तरीके से। अब क्या होता है कि तूतक के बाह्य कोशिकीय स्तर तथा भीतरीय कोशिकीय पिंड के मध्य इस पोषक द्रव्य से भरी हुई गुहा बन जाती है। यानी कि फिर क्या होता है कि तूतक जो होता है उसके बाह्य कोशिकीय स्तर तथा भीतरी कोशिकीय पिंड के मध्य एक पोषक द्रव्य से भरी हुई गुहा बन जाती है, जिसे कोरक गुहा ब्लास्टोकॉइल कहते हैं, और इस अवस्था को ब्लास्टूला कहते हैं। यानी कि ब्लास्टूला क्या होती है, ब्लास्टूला हमारी ये स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें पोषोकोरक है, ट्रोफोब्लास्ट है, भीतरी कोशिकीय पिंड है, हमारी कोरक गुहा है ब्लास्टोकोइल, यानी कि जो पोषक द्रव्य से भरी हुई है। अब बात करते हैं भ्रूण का रोपण का, कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, भ्रूण का रोपण किस तरीके से होता है। तो भ्रूण का जो रोपण होता है ब्लास्टूला के बनने के जब बाद भ्रूण के ऊपर स्थित हमारा जोना पेल्यूसिडा जो होता है वो धीरे 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 समाप्त होने लगता है। यानी कि जोना पेल्यूसिडा यानी कि उसके जो चारों तरफ की जो कोशिकाएं होंगी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। फिर क्या होगा कि जो ब्लास्टूला का जो पोषक स्तर होता है, वो पोषक स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो गर्भाशय की भित्ति के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। जो ब्लास्टूला में जो पोषक स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो सीधे गर्भाशय के संपर्क में आ जाती है और लाइटिन नामक एंजाइम का श्रावण करने लगती हैं। जब लाइटिन नामक एंजाइम हमारा स्रावित होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें भ्रूण अंतः भित्ति से चिपक जाएगा। यानी कि जो उसके अंदर इंटरनली जो हमारी सेल होगी उससे चिपक जाएगा और अंतः भित्ति की कोशिकाओं को नष्ट करके, अंतः भित्ति की जो कोशिकाएं होंगी उनको नष्ट करना स्टार्ट कर देगा, और फिर क्या होगा, वो उनसे नष्ट करके उनसे फिर उनके अंदर और ज़्यादा चिपक जाएगा, और फिर इस क्रिया को हम कहते हैं रोपण। और यह क्रिया क्या होती है, यह क्रिया निषेचन के, यानी कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं आपस में, निषेचन के बाद 7 से 8 दिन में होती है। ये हो गया हमारा टॉपिक, निषेचन की पश्च घटनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है बस खाली दुग्ध श्रावण और दुग्ध प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आपका असाइनमेंट दे दूंगी, आप अपना असाइनमेंट देख लेना।